Okay, so the next section that we are discussing is section 50C. To understand this section, we have taken an example of one particular assessee, Mr. George, who had acquired property in 2003 for 10 lakh rupees and selling it now for 150 lakh after paying 2% brokerage. So we had computed capital gain on this, and capital gain जब हमने compute किया था तो full value of consideration minus transfer expenses is equal to net consideration and less index cost of acquisition. So we computed capital gain approximately 120.48 lakh, and on this if you apply tax rate of 20%, so 120.48 lakh into 20%, that is 24 point some amount of tax, then surcharge, and then you can say sales. So there will be a very good amount of tax liability on this part of assessee. So what assessee would try to do, he will try to take some component of the cash or some component of sale consideration as a cash, which is a black money, and he will not disclose that black money to the government. This is one of the tax evasion every assessee is trying to do, and that's what we need to control. To control this particular tax evasion, they have inserted section 50C. Section 50C in income tax, which takes help of a stamp duty authorities value. Stamp duty authorities are authorities created by state government to collect a stamp duty from a buyer who is purchasing this particular property. तो buyer property के ऊपर stamp duty भरता है. In Maharashtra, this stamp duty is is approximately 5%. वो 5% टैक्स बचाने के लिए बायर भी चाहता है कि अपना कुछ कैश कंपोनेंट में जाए तो उतना टैक्स बचे, और ब्लैक होता है उनके पास, तो दे ट्राई टू पार्क देयर ब्लैक मनी इन द प्रॉपर्टी वैल्यू, तो वो एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं. तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रोल पॉइंट डाले हुए हैं. उसमें का जो कंट्रोल पॉइंट है वो सेक्शन 50C है. 50C क्या बोलता है कि ठीक है तुम लोग कैश लेते हो वो चलता है, लेकिन इतना भी कम ना करो. जैसे हमने अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करे, एक स्टूडेंट ने तो बोल दिया कि सर पूरा 100% कैश में ले लो. नहीं ले सकते क्योंकि 50C अभी ये रोक देता है. ठीक है ना. किसी ने बोला 30 लाख रुपया चेक दिखा दो, 120 लाख कैश दिखा दो. किसी ने बोला 75 लाख चेक दिखा दो, 75 लाख कैश दिखा दो. तो ये जो आंसर ढूंढना होता है, ये आंसर आपको मिलता है 50C में, क्योंकि 50C देखो कितना सिंपल सेक्शन है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता है एक्चुअल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे. एंटी टैक्स इवेजन देखो कितना सिंपल बना के रखा है उन्होंने. एंटी टैक्स इवेजन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एक्चुअल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, इसका मतलब क्या है पता है? आप लोगों ने जहां दिखाने की बात हुई थी, होता नहीं है कंसिडरेशन कम, जहां पे आपने मुझे बोला कि सर वो 30 लाख रुपए का आप चेक दिखा दो, चेक व्हाइट वाला कंपोनेंट 120 कैश ले लेना राजा, लेकिन अगर तेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 90 लाख होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प अथॉरिटीज के हिसाब से, तो भले तूने 30 लाख दिखाया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स कंप्यूट करेगा विच इज हायर पे करेगा, तो 90 लाख पे तुझे टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है ना. इसका सेकेंड प्रॉब्लम मैं IFOS में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा. बायर को भी ये प्रॉब्लम होने वाला है. बायर के हाथ में गिफ्ट आ जाता है 60 लाख का और बायर भी मर जाता है, यहाँ पे दोनों मरते हैं. सेक्शन 50C एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सेलर और बायर दोनों मरते हैं. नहीं आ रहा है. अच्छा खासा लाइट आ रहा है. नहीं ठीक है. मेरे स्क्रीन फेस पे लाइट आ रहा है. प्रलीन, कैन यू सी माय वीडियो? डार्क नहीं आ रहा है ना? हाँ फाइन. ठीक है ना सर, पूरा डाल दिया, नहीं आएगा. नहीं ठीक है, बाद में करते हैं. अभी ध्यान दे, सेक्शन पे ध्यान दे. हाँ तो तुम समझ दो. ठीक है ना. तो मैं ज्यादा कम नहीं दिखा सकता अभी मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर पकड़ लो मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है, मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है और अपना एक्चुअल कंसिडरेशन कितना था 150 लाख. अभी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं कि कैश कितना ले सकते हो. अभी भी पॉसिबल है. गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है ब्लैक मनी को, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर पाया गवर्नमेंट. तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये लॉ आने के बाद भी देयर इज अ चांस ऑफ इवेडिंग टैक्स. बोलो कितना ले सकते हैं, लेकिन कितना ले सकते हो क्या? जल्दी बोलो. हाँ ओमी का आंसर आ चुका है, बाकी लोग नहीं दे रहे. एटलीस्ट बाकी लोग टाइप तो करो, तो मुझको समझेगा कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है. प्रतीक का आ चुका है, सिद्धि का आ चुका है,
60 लाख, ठीक है ना। तो आप 60 लाख बोलते हो तो आप समझ रहे हो 60 लाख क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक्चुअल आपका जो बात हो रहा है बायर से वो 150 लाख पे हो रहा है। तो 90 के नीचे आप कैश नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये मतलब 90 के नीचे आप नहीं दिखा सकते से लेस कंसिडरेशन, क्योंकि अगर आपने 60 का 70 किया तो ये 80 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ये 80 हो जाएगा तो गवर्नमेंट तो वैसे भी विच इज हायर पे टैक्स लेने वाला है, तो लेस दिखा के कोई मतलब ही नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट में ना 90 लाख का कंसिडरेशन नहीं दिखाया जाता, कंसिडरेशन दिखाया जाता है 95 लाख वगैरह के आसपास का। एग्जैक्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिखाओगे तभी भी नोटिस आ जाता है। नीरेश भाई इथून पाणी येते बघ खूप, ये नहीं ठीक है। बारिश जोर से हो गई है तो विंडो से वगैरह पानी आना चालू हो गया, तो जो हमारे नीलेश है वो अलग अलग एक्टिविटीज करके बैनर वगैरह क्या क्या जो हमारे यहाँ पे है ब्लैंकेट्स वगैरह वो गाड़ी के ऊपर कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल तो डाला हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा उसको रोक दिया। आज भी मार्केट में ये होता है। और मैं 95 क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको एग्जैक्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अगर दिखा दोगे, इतना भी लालच नहीं करना चाहिए ना यार। एग्जैक्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिखा दोगे तो वो तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगा कि ये लोगों ने वैल्यू देख के फिर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो हम थोड़ा मार्जिन 5-6 लाख आगे दिखा के वो करते, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी नीचे नहीं दिखाना चाहिए। जैसे अगर आप बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि 30 लाख में प्रॉपर्टी सेल करो, आज मुझे बताओ आप जिस मुंबई के एरिया में हो वहां पे 30 लाख में प्रॉपर्टी मिलता है क्या? अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया हाँ मैंने 30 लाख में प्रॉपर्टी परचेस किया, आपको नहीं लग रहा नोटिस आ जाएगा कि सर 30 लाख में प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर खुद बोल देगा भैया मुझको भी दे दो, मैं 35 लाख दे देता है, 5 लाख एक्स्ट्रा देता हूँ मैं। हाँ, तो चोरी करनी होती है तो थोड़ी लिमिटेड करनी होती है, अनलिमिटेड चोरी करोगे तो फंस जाओगे। अब मुझे बताओ, मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया वो जॉर्ज का लिया था या मेरा लिया था या आपका लिया था या आपके पेरेंट्स का लिया था। आप, मैं, जॉर्ज, हमारे जैसे लोग लाइफ में प्रॉपर्टी कितनी बार सेल करते होंगे यार? हाउ मेनी टाइम्स डू वी सेल हाउस प्रॉपर्टी? अपने पूरे लाइफ स्पैन में हम हाउस प्रॉपर्टी, अपना जो घर है रहने वाला घर, वो कितनी बार बेचेंगे? बोलो, टाइप करो, बोलो। 1 और 2 टाइम ना, वो भी बहुत। अरे एक एक जनरेशन में बेचा ही नहीं है। आप समझ रहे हो ना, मतलब दादाजी ने घर लिया, घर लेके रख दिया, पापा ने घर ले लिया, ले लिया, उन्होंने कभी सेल नहीं किया। वो तो हमारी जैसी नालायक ऑर्गेनाइजेशन, नालायक जनरेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी करने के लिए, कंपनी बड़ी करने के लिए घर तक बेच देंगे, ठीक है ना। तो शायद 1 या 2 बार ये सेक्शन का एप्लीकेशन अपने लाइफ में हो सकता है। हु सेल्स प्रॉपर्टी ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब डेली, रोज उठ के, मतलब उसका बिजनेस ही है कि प्रॉपर्टी सेल करना। कौन सी इंडस्ट्री? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिल्कुल, थैंक यू पूजा, ठीक है ना। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या हुआ, ऐसा एक नोटिस चला गया। रियल एस्टेट मतलब ये बिल्डर ये चोरी करता होगा कि नहीं, कैश लेता होगा कि नहीं बिल्डर? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बिल्डर टैक्स यस चोरी करता होगा कि यस नहीं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना। तभी तो वो Yes. ऑडी वगैरह, BMW, हाथ में चेन, इधर चेन, ठीक है ना, 4 अपने साथ बॉडी बिल्डर, वो सब सारी जो लग्जरियस लाइफ वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ब्लैक का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। तो बिल्डर लॉबी को एक एओ ने नोटिस दिया, एक बिल्डर लॉबी था, पकड़ लो, यही प्रॉपर्टी जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख है, उसने पकड़ लो 40 लाख पे सेल किया, तो लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल किया। और लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल किया तो एक्चुअल कंसिडरेशन उसका 40 लाख था और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख थी। ऑब्वियसली ऊपर का पैसा कैश में लिया होगा। तो एओ ने उसको नोटिस दे दिया 50C का कि वो आपने गलत किया हुआ है, वो 40 लाख रुपीज आपका, वो सब बोलने की बात होती है सर, हमको पता है आपने वो 1.5 करोड़ के ऊपर ही लिया होगा, तो बाकी का जो कैश है ना उसके ऊपर टैक्स भर दो, नहीं तो आपकी बैंड बजा देंगे। ऐसे एओ ने नोटिस दे दिया बिल्डर को। बिल्डर ने एओ के ऊपर केस फाइल कर दिया, हाई कोर्ट तक चला गया मैटर। और हाई कोर्ट में बिल्डर का एकदम सिंपल आर्ग्यूमेंट, एकदम सिंपल आर्ग्यूमेंट, सर वो 50C कौन से चैप्टर में लिखा है? तो डिपार्टमेंट ने बोला वो तो कैपिटल गेन में लिखा है। सर मेरे लिए प्रॉपर्टीज क्या है? तो डिपार्टमेंट ने बोला वो तो स्टॉक इन ट्रेड है। तो मेरा चैप्टर कौन सा? तो डिपार्टमेंट ने बोला पीजीवीपी। तो हाईकोर्ट में बिल्डर ने पूछा हाईकोर्ट को
कि सर वो पीजीबीपी चैप्टर में कैन यू अप्लाई प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन चैप्टर, ऐसा चलता है क्या सर? पीजीबीपी के चैप्टर का कोई अगर मैं तो पीजीबीपी एसएससी हूँ और मुझे ये 50C लगा रहे, कैपिटल गेन में का चैप्टर लगा रहे, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो गवर्नमेंट ना बिल्कुल, वो तो कानून तो अंधा होता है, कानून को दिख रहा है, जज को दिख रहा है कि बिल्डर चोर है, लेकिन क्या करेगा, कानून तो कानून है ना, उसको तो लॉ फॉलो करना है। तो प्रोविजन विच इज रिटन इन अ कैपिटल गेन चैप्टर विच इज एप्लीकेबल टू कैपिटल असेट कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा प्रोविजन आ गया। और आप समझते हो बिल्डर इंडस्ट्री में मतलब पार्टी धूम मचा ले, पार्टी चालू हो गई कि देखो अपने को अभी कैश लेना अलाउड है। मतलब गवर्नमेंट ने हम जैसे नॉर्मल असेसी के हाथ बांध के रखे हैं, और जो बिल्डर इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, उन चोरों को मतलब पूरी छूट दे दी और हाईकोर्ट ने उनको जस्टिफाई कर दिया। तो गवर्नमेंट की जल गई, ठीक है ना, गवर्नमेंट ज्यादा इसको एडजस्ट कर नहीं पाया। तो गवर्नमेंट ने 2014 में लॉ अमेंड किया और बोला, ठीक है ना, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर दिया उन्होंने 43CA। 43CA पीजीबीपी का प्रोविजन है जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। 43CA में क्या बोला गया, एग्जैक्टली जो लैंग्वेज 50C में लिखी गई है वही 43CA में भी लगा दी। एक्चुअल कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, पीजीबीपी में भी सेक्शन आ गया। सर पीजीबीपी में सेक्शन आने का लॉजिक समझ रहे हो आप? क्योंकि ये जो है 50C ये एप्लीकेबल होता है जब लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट होता है, और अगर लैंड एंड बिल्डिंग अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा तो 43CA लगेगा। बाकी दोनों सेक्शन लैंग्वेज तो सेम यूज करते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? तो मैं आपको दो सेक्शन पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, 50C और 43CA, क्योंकि दोनों सेक्शन का लैंग्वेज सेम है। दो दो बार क्यों पढ़ाऊं? अरे आपको समझ रहा है? ये चार्ट बना लिया क्या आप लोगों ने? यस यस, बना चार्ट लिया। बना लो प्लीज। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज एंटी टैक्स इविजन प्रोविजन, फिर भी अभी भी स्कोप है। स्कोप क्या है पता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बाद वाला जो कंपोनेंट होता है ना वो कैश में ले सकते हैं। इसे लॉ का लूप होल माना जाता है। ऐसे लूप होल को पकड़ने के लिए ही अभी जो एडवांस एंटी डिवीजन जो प्रोविजंस आने वाली है उनको गार बोला जाता है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो डिपार्टमेंट धीरे धीरे बहुत एडवांस हो रहा है, इतना भी डिपार्टमेंट को हल्के में ना लो। 50C जो है वो सार है, सार स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है। अगर 50C को भी आपने तोड़ने का ट्राई किया या 43CE को तोड़ने का ट्राई किया और डिपार्टमेंट को ये पता चल गया तो डिपार्टमेंट गार लगा के आपसे टैक्स लगा ले सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट डिपार्टमेंट। इज इट डन? चार्ट रेडी हो गया तो चलो आगे जाना है, बहुत बातें करनी है यहाँ पे, खत्म नहीं होता सेक्शन, बहुत सारी बातें इसकी। I would say this is the most complicated provision of capital gain chapter. 50C is the most complicated and most practical. Practical इसलिए क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हर दिन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब वो अमालगमेशन वगैरह के जो हमने प्रोविजन पढ़े शायद ही कभी अप्लाई करने मिले आपको, लेकिन रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी तो बिक रही है, खरीदी जा रही है। तो दिस इज वेरी कॉमन and this is very complicated to understand in the first round. लेकिन आप प्लीज समझने का ट्राई करो क्योंकि ये पीजीडीपी में भी है और ये कैपिटल गेन में भी है और इसका इम्पैक्ट आईएफओएस के गिफ्ट टैक्सेशन के ऊपर भी है। हो गया?
देन अब बात ये हो रही है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की। अब देखो एक बात समझो, ठीक है ना, और एक बात समझने का ट्राई करो। आपने ये प्रोविजन पढ़ लिया आज मेरे से, ठीक है ना, और आपके पापा, आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ही इज अबाउट टू सेल द प्रॉपर्टी, आपके पेरेंट्स ही नाउ अबाउट टू सेल द प्रॉपर्टी। नॉट एबल टू टाइप हियर। आपके पापा ये प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे थे, पकड़ लो, मुंबई की, एंड यू वांटेड टू गाइड हिम अ टैक्स इवेजन। आज आपने पढ़ लिया पूरा 50C, तो आप घर पे गए और बताना चालू किया पापा को, पापा पापा कैश का कंपोनेंट ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे नहीं लेना चाहिए, आपका सेलिंग प्राइस कितना डिसाइड हुआ है 150 लाख ना, ठीक है, हम जाके ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल के आते हैं। और आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाला 90 लाख, और आपने पापा को बोला पापा सेपर साइड ना अपन एक ना 95 लाख पे कंसिडरेशन दिखाते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम गवर्नमेंट को कितना दिखा देंगे 95 लाख का, और हम वो खुशी खुशी ना बाकी का 55 लाख कैश में ले लेंगे, पापा मुझे एक बाइक लेके दे देना बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। और ऐसा टैक्स का इवेजन आपने पापा को सीखा है, पापा ने बायर से बात कर ली, बायर वाज अग्री टू डू इट, क्योंकि बायर का भी अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का खर्चा बचता है उतना। और ये जो बात हुई ना, ये पकड़ लो, ये हुई बात मार्च, या मैं थोड़ा और पीछे चले जाता हूँ, ये बात हुई थी जनवरी 2020 में। ये बात कहाँ पे हुई, जैन 20 में, जनवरी 2020 में बात हुई। जनवरी 2020 में आपके पापा ने अग्रीमेंट बना दिया, ये अग्रीमेंट वैल्यू है, ठीक है ना, अग्रीमेंट वैल्यू बना दी 95 लाख की, बाकी का कैश वगैरह ले लिया। लेकिन वो जो बायर था उसने बोला साहब वो इतना पैसा भी आपको दिया है मैंने, वो रजिस्ट्रेशन करने तक ना थोड़ा मुझे और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरने के लिए, वो प्रोसीजर एक्सपेंस भरने के लिए 4-5 लाख का मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, तो मुझे थोड़ा टाइम दो। और आपके पापा ने टाइम दे दिया। तो फेब 20 में वो क्या होने वाला है, उनका अभी रजिस्ट्रेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, फेब 2020 में क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन। अभी क्या हो गया इसके बीच में, जैन 20 और फेब 20 के बीच में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जो आई अभी महाराष्ट्र में, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज को रिवाइज कर दिया, और आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनाई 180 लाख। आपकी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी बन गई, 180 लाख। अब मारामारी क्या होने वाली है, सेक्शन 50C क्या बोलता है, देखो देखो सेक्शन 50C क्या बोलता है, एक्चुअल कंसिडरेशन 95 लाख या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है ना, विच एवर इज हायर। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो एओ बोलेगा ना, एओ वो बोलेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो सब आपकी 180 लाख है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के डेट की हम देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 180 लाख, और विचर इज हायर में 180 पकड़ के आपके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। जबकि आपका असेसी बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैंने अग्रीमेंट किया था, अग्रीमेंट जिस दिन हुआ था मेरा, ठीक है ना, डीओए मैं उसको बोल देता हूँ, डेट ऑफ अग्रीमेंट पे मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 90 लाख था, वही देख के तो बाकी का कैश में लिया हुआ है। तो झगड़ा किस में हो रहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की ली जाएगी, डेट ऑफ अग्रीमेंट की या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, डेट ऑफ अग्रीमेंट की या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। आप लोगों का ओपिनियन क्या है, डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 90 लाख, तो आपने कंसिडरेशन 95 लाख दिखाया, नो प्रॉब्लम। और अगर आपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का 180 ले लिया, तो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन व्हाइट प्लस ब्लैक पकड़ के 150 हुआ है, गवर्नमेंट ने तो सेफर साइड पे 180 रिवाइज करके रखा हुआ है। तो बताओ आपको कौन सा वाला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लग रहा है, 90 लाख या 180 लाख, आप लोगों को क्या लग रहा है, डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेना चाहिए कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। विजय बता रहा है डेट ऑफ अग्रीमेंट का, क्योंकि पापा जूता लेके पीछे बैठे ही है, क्योंकि तुमने कंसल्टेंसी दी थी। साइली भी बता रही है डेट ऑफ अग्रीमेंट का लेना चाहिए। चलो सारे लोग मतलब इमोशनल हो गए पापा को लेके कि पापा का है ना वो, पापा को टैक्स नहीं लगना चाहिए तो डेट ऑफ अग्रीमेंट का ही लेंगे। अब डिपार्टमेंट की बात सोचो, डिपार्टमेंट कौन सा चाहेगा, ये तो एसएससी का साइड तुमने बताया ना कि एसएससी तो डेट ऑफ अग्रीमेंट चाहिएगा, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा वाला लेगा और लीगली कौन सा लेना चाहिए। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपके पापा को इतना बता दो या अपने पेरेंट्स को पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, जिस दिन आप वो ग्रीन कलर का पेपर साइन करते हो ना, ग्रीन कलर का पेपर समझते हो ना, प्रॉपर्टी का जो पेपर होता है, जिस दिन आप वो साइन करते हो उस दिन आप ओनर नहीं बन जाते, यू आर नॉट ओनर फ्रॉम दैट डे, यू बिकम ओनर फ्रॉम विच डे। आप कौन से दिन रियल ओनर बनते हो, रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के बाद आप ओनर बनते हो। नहीं तो ग्रीन कलर का पेपर तो स्टेशनरी के शॉप पे मिलता है। अगर मैं आपके साथ वो रजिस्ट्रेशन का वो डेट ऑफ अग्रीमेंट का पेपर साइन कर सकता हूँ, तो 10 और बायर के साथ भी तो कर सकता हूँ। और ऐसा स्कैम मुंबई में वो वसई विरार कल्याण डोंबिवली साइड अभी खुलेआम चल रहा है। एक घर 3-3 बायर को बेचा जा रहा है, क्योंकि बायर लोग जो है पागल है, और बिल्डर उनको समझाता भी कैसे, या जो सेलर है वो समझाता भी कैसे। देखो अभी अभी आपने प्रॉपर्टी लिया हुआ है, आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन का 4-5 लाख लगने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ। हम लोग ना 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और उस 1 महीने में वो और 4 लोगों के साथ वो ऐसे अग्रीमेंट करता है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो पता चलता है प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, बिल्डर के पास तो सेल का टाइटल ही नहीं था। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसा होता है, ऐसे स्कैम चालू है। तो अपने पेरेंट्स को क्या बताओगे, पापा डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हो सके तो सेम डे पे ही कर दो। अगर सेम डे पे होता है तो वेल एंड गुड, सेम डे पे नहीं होता तो आज अग्रीमेंट किया तो कल रजिस्टर्ड करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखना होता है कि बिल्डर के पास सच में टाइटल है या नहीं है, वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस ही बता पाएगा, ठीक है ना। इसलिए मुझे तुम बता सकते हो क्या डीओटी मतलब कौन सा डे, डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब कौन सा डे, इन दोनों में का एग्जैक्टली कौन से डे को लीगली डेट ऑफ ट्रांसफर माना जाएगा, डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डीओआर, साइली का आंसर आ चुका है, डीओआर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अग्रीमेंट तो कभी भी हो सकता है, आप और मैं अग्री किसी भी चीज के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल तो माना जाएगा उस दिन प्रॉपर्टी सेल हुआ जिस दिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे अभी फिर से पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को, लॉजिकली लीगली कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना चाहिए था डिपार्टमेंट को, डेट ऑफ अग्रीमेंट या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन डेट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो रजिस्ट्रेशन। पापा तो आपको जूता से मारेंगे। क्यों मारेंगे, वो बेचारे मतलब 150 लाख रुपया लेके बैठे हैं, अभी उनको 180 लाख के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है ना। कैश का कैश ले लिया, फंसना तो फंस गए, इनकम टैक्स की इंक्वायरी तक आ गई, ठीक है ना। आप लोगों को बाइक भी लेके दे दिया था, तो पापा मर जाएंगे टैक्स भर भर के, या एसएससी बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन में आएगा। और देखो ना, उसने तो रियल में 150 बेचा है, एसएससी तो जाएगा डिपार्टमेंट को आपकी कान पकड़ के लेके, बोलेगा ये नालायक ने बताता मुझको कैश लेने का सर, वो 95 लाख रुपए दिखा दो, क्योंकि 90 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, वो ऊपर का सर वो 55 लाख मैंने कैश में लिया है साहब, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं कमाया हुआ है, ये 180 के ऊपर टैक्स मत लो साहब, ये 150 के ऊपर लो, इसके कान के नीचे बजाओ पहले आप, ठीक है ना। ऐसे आपका एसएससी मतलब आपका बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो ये ऐसा ना हो करके करके गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उन्होंने बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसएससी के पास ऑप्शन है डेट ऑफ अग्रीमेंट के लेने का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो लेना पड़ेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पास, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। लेकिन डेट ऑफ अग्रीमेंट भी लिया जा सकता है, लेकिन एसएससी को हमें एक ही बात प्रूव करनी पड़ेगी, दैट ही हैड पेड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे किया इसने कंसिडरेशन पे किया है। अब कंसिडरेशन मतलब वो जो अग्रीमेंट वैल्यू का जो कंसिडरेशन उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। फुल या पार्ट, या तो फुल या पार्ट, मतलब थोड़ा कंसिडरेशन या पूरा कंसिडरेशन इसने पेड किया है ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट। तो एसएससी ने कंसिडरेशन पे किया है थोड़ा या पूरा ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है ना। बाय विच मोड, बाय एक्सेप्टेड 4 मोड। तुमको पता है एक्सेप्टेड 4 मोड कौन से हैं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, थर्ड ईसीएस एंड फोर्थ अदर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। तो ये 4 ही मोड अभी अलाउड है राजा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का लिया जाएगा, सुनो सुनो सुनो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का लिया जाएगा जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये लॉ है। इसका एक्सेप्शन क्या है सर, आपको अग्रीमेंट का भी लेने देंगे अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया है ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय नोटिफाइड मोड्स। और नोटिफाइड मोड में क्या क्या आता है उनका, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। इसको लिख लो, इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्लीज राइट इट डाउन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन का।
Is it done? ये सिमिलर डिस्कशन मैंने एक यूट्यूब के लेक्चर पे किया हुआ है। तो राम पाटिल लर्न कैप करके जो है, जहाँ पे मैंने रेड टी शर्ट पहन के एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो लोग ने किया हुआ है। तो वहाँ पे 43 सीए का एक 40 मिनट का वीडियो है, एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो अगर आपको इसमें का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा होगा ना, तो आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर, ठीक है ना। वो सीए फाइनल के लेक्चर्स थे, उन्होंने एक ही वीडियो यूट्यूब पे फ्री में अपलोड किया हुआ है, और ये 43 सीए को बेस करके किया है वो। Is it done? Yes. चलो आगे चलते हैं। उसका लिंक चाहिए तो मैं आज ग्रुप पे सेंड कर दूंगा 43 सीए का। अब ना मोदी अंकल ने ना हमें ना एक ऑफर दिया या तो बोलो एक रिलैक्सेशन दिया लास्ट ईयर में, क्योंकि लॉ ज्यादा ही हार्श हो गया था, और छोटे मोटे एसएससी भी उसकी वजह से ना वो मतलब उनको ये हो रहा था, तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा। तो मोदी अंकल ने ऑप्शन क्या दिया कि ये एसएससी को ना ये 5% तक का रिलीफ दे दो। ये ऐसा क्यों किया गया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख का है, पकड़ लो, एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख का है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 101 लाख की। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 101 लाख की। तो अगर आपको ये रिलैक्सेशन नहीं पता होता, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लिया जाएगा इस सिचुएशन में? एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 101 लाख है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जब कैपिटल गेन कंप्यूट होगा तो कितना लिया जाएगा? 101 हाँ, 101 101 लगेगा ना। तो खाली 1 लाख रुपए से आपने टैक्स मतलब कंसिडरेशन का वैल्यू बढ़ाया, लेकिन ये 1 लाख रुपए बढ़ाना इतना इजी नहीं होता। आपको नहीं लग रहा एसएससी सामने से नहीं बताएगा ये 101 लाख? ऑब्वियसली इसको तो डिपार्टमेंट को ढूंढना पड़ेगा, इंक्वायरी चालू होगी, एसएससी को 3-4 बार बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट में, पेपर मंगाए जाएंगे, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर का अच्छा खासा टाइम इसमें चला जाएगा। और बड़ा बड़ा के कितना बढ़ा देगा असेसिंग ऑफिसर? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का 20% होता है 20,000। 20,000 का टैक्स रिकवर करने के लिए 50C का प्रोविजन लगाना, एसएससी को टैक्स का चोर प्रूव करना इज वेरी लेंथी प्रोसीजर। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर इसके 100 लाख के 5% में, मतलब 105%, 5% मतलब 105% के रेंज में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, तो सेक्शन 50C के एप्लीकेशन को इग्नोर करो। तो 100 लाख का 105% 105 लाख होता है। तो ये 101 लाख है, खाली 1% से डिफरेंस आया हुआ है। 1-2% के डिफरेंस के लिए कहां भैया आप जाके वो एसएससी को चोर प्रूफ करोगे? तो इग्नोर करो और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 लाख ही ले लेना। ओपन करने की जरूरत नहीं है, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 100 लाख होगा और ये 102 लाख होगा, तो बताओ कितना लिखूं मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 100 100, क्योंकि विद इन 5% है, ठीक है ना। अगर ये 100 होगा और ये 103 होगा, तो मैं कितना लिखूं? जल्दी बोलो। 100 100, वेरी गुड। अगर ये 100 होगा एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 104 होगा, तो मैं कितना लिखूं? 100 वेरी गुड, 100। अगर ये 100 होगा और ये 105 होगा, तो मैं कितना लिखूं? 100 100 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला सेक्शन 50C up तभी to लगेगा, सेक्शन 50C तभी लगेगा when it exceeds 105% of actual consideration, exceeds 105। तो अगर यह 100 होगा और ये अगर 106 होगा, तो यहाँ कितना लिखूं? 106 106। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे क्यों लगाया गया लॉ? बिकॉज इट एक्सीड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इट लिखने से अच्छा लिखता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105%
of actual consideration. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से बढ़ता है, मतलब गैप जब 5% से ज्यादा होता है तो 50C लगता है, नहीं तो 50C नहीं लगता। ये बात क्लियर है अभी आप लोगों के लिए? यस सर। यस, तो ये जरा इलस्ट्रेशन, ये जो स्टार मार्क है और वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूँ आप लोगों को, बच्चे भूल जाते हैं इसको, इस प्रोवाइजो को अप्लाई करना एग्जाम में। तो प्लीज ये केसेस लिखे आपके सामने, और मैंने सारी बातें जो अभी बोली यहाँ पे लिखी गई है, तो प्लीज कॉपी कर लो। सिया को दो ना, सिया। टू 2706 की ट्राई करने बोलो। ये हो गया तो बताओ आगे का आपको लिखना है ये चीज, लेकिन मेरे पास 3 मिनट ही बचे फिर से। तो लेक्चर आई गेस मैं नया स्टार्ट करूंगा, दैट्स बेटर। ये जितना पढ़ा है उतना गो थ्रू कर लो, हम लोग रिस्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद। ये हो गया, लिखकर हो गया, पहले वो बताओ। नहीं हुआ मेरा। लिखो, फिर लिखो, पहले लिखो। सर ओके, हो गया तो हम लोग रिस्टार्ट करेंगे मीटिंग। अभी वैसे भी 1 मिनट ही बचा हुआ है, तो वी विल रिस्टार्ट आफ्टर 5 मिनट। जितना हो गया उसको जरा बाय हार्ट करने का ट्राई करो कि हमने अभी तक किया क्या है, क्योंकि मैं 43 CA का भी पेज ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, 43 CA में क्या लिखा है। ओके ओके।